हेलो एवरीवन, दिस साइड शिवानी और आज का हम वाइंडिंग अप का सेकंड लेक्चर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल सा जो है टॉपिक है। जस्ट एक बार रीड करो और दिमाग में बैठ जाएगा, नहीं तो वीडियो देखो और कुछ भी मत रीड करो, वैसे ही दिमाग में बैठ जाएगा। एंड जो है बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, राइट। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन ताकि नोटिफिकेशंस आ जाए, राइट। नाउ आप कंटेंट ऑफ लिक्विडेटर्स रिपोर्ट। लिक्विडेटर का रिपोर्ट क्या है, इसका कंटेंट तो अभी तक हमने पढ़ा था कि लिक्विडेटर विद इन 60 डेज जो है ट्रिब्यूनल को ऑर्डर ऑफ फाइंडिंग पास होने के रिपोर्ट दे देता है अपनी। नेचर एंड डिटेल ऑफ एसेट क्या है, लोकेशन वैल्यू। अब जो उसकी जो रिपोर्ट है उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, नेचर एंड डिटेल ऑफ एसेट्स। तो लोकेशन वैल्यू सेपरेटली जो है मतलब कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस और जो टेंजिबल एसेट्स है वो और उनकी लोकेशन, ये सब चीजें बताता है रजिस्टर। और वैल्यूएशन किससे होती है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर के हिसाब से, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अमाउंट ऑफ कैपिटल इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। तो कौन कौन सी कैपिटल इशू है, सब्सक्राइब्ड और पेड अप है। existing and contingent liabilities including name, address, occupation of its creditor। तो जो भी इसकी एग्जिस्टिंग और जो मतलब जो एक्चुअल में जो लाइबिलिटीज है जो बैलेंस शीट पे शो होती है, और कॉन्टीजेंट जो लाइबिलिटी है वो सारी की सारी, और एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी है और उन क्रेडिटर्स का सारा एड्रेस, लोकेशन, ऑक्यूपेशन, सारी चीजें। और बाइफर्गेशन होनी चाहिए सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की। सिक्योर डेब्ट्स के पर्टिकुलर्स गिवन होंगे कि कौन कौन सी सिक्योरिटी उनके अगेंस्ट मॉर्गेज करी गई है। डेब्ट ड्यू टू द कंपनी जो है, नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन एंड अमाउंट रियलाइज देयर ऑन। तो डेब्ट का जो है जो डेब्ट होल्डर है, एक तो डेटर्स की एजिंग देना है कि डेट्स ऑन विच ये रहा, डेट्स ऑन विच दे आर जो है गिवन, और उनके पर्टिकुलर्स देने हैं। ठीक है, अब गारंटीज देनी है, डिटेल्स देनी है, एंड जॉइंट वेंचर और कोलैबोरेशन अगर कंपनी का हो रखा है कोई तो, एंड डिटेल्स ऑफ लीगल केसेस फाइल्ड, और जो भी लीगल केसेस जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है वो सारी बतानी है। कॉन्ट्रीब्यूटरीज और ड्यू प्रोबेबल टू देम, और डिटेल ऑफ अनपेड कॉल्स। कॉन्ट्रीब्यूटरीज और अनपेड कॉल्स कितनी रह गई हैं वो सबकी भी डिटेल देनी है। और अदर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, और अगर कोई और इंफॉर्मेशन है तो वो भी देनी है। अब कंपनी लिक्विडेटर जो है अगर अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड करता है द मैनर इन विच द कंपनी वॉज प्रमोटेड और फॉर्म, जब कंपनी जो प्रमोट हुई है और फॉर्म हुई है उसमें जो है फ्रॉड हुआ है जो कमिटमेंट उसके फॉर्मेशन में, तो ये चीज भी डिस्क्लोज करेगा और किस पर्सन ने करा है, बाय एनी पर्सन, राइट। कंपनी लिक्विडेटर रिपोर्ट ऑन वायबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी, कि बिजनेस जो है कंपनी का कितना वायबल है, इस चीज पे भी रिपोर्ट देगा। नाउ डायरेक्शन ऑफ अ ट्रिब्यूनल ऑन रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी लिक्विडेटर, कंपनी लिक्विडेटर ने रिपोर्ट दे दी, अब ट्रिब्यूनल क्या देगा, डायरेक्शन देगा। तो ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, गिव ऑर्डर ऑफ फॉर हियरिंग द कंपनी लिक्विडेटर, क्रेडिटर्स और कॉन्ट्रीब्यूटरीज। तो क्रेडिटर, कॉन्ट्रीब्यूटरीज और लिक्विडेटर इन सबकी बात सुनेगा ट्रिब्यूनल। एंड ट्रिब्यूनल ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है, ट्रिब्यूनल इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 210, और जो डायरेक्शन देगी वो 339 टू 342 के अंदर ट्रिब्यूनल डायरेक्शन ही दिए। तो ये इन्वेस्टिगेशन किस चीज के लिए, अगर कोई फ्रॉड कमिट हुआ है तो। एंड ट्रिब्यूनल ऑर्डर टू प्रिवेंट, ट्रिब्यूनल ऑर्डर टू प्रिवेंट एसेट ऑफ द कंपनी। तो ट्रिब्यूनल जो है एसेट जो है का प्रिवेंशन कर सकता है, मतलब कि जो ऑर्डर प्रिवेंशन, ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करेगा कि एसेट ऑफ द कंपनी को प्रिवेंट करो। अब एसेट ऑफ द कंपनी को प्रिवेंट कैसे होगा, जब भी वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास होता है या प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट होता है तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर देता है कि जो भी इमीडिएट कस्टडी में ना जितने भी एसेट्स है वो ले लो, और प्लस अगर जो है क्या नाम है कुछ क्या नाम है किसी और के पास जो है अगर अब कंपनी के एसेट या कुछ भी अमाउंट ड्यू है तो उस पर्सन से भी रिकवरी का प्रोसेस स्टार्ट कर जाता है। तो यही है प्रिवेंशन ऑफ एसेट ऑफ द कंपनी, एसेट को प्रिवेंट करना। नाउ कस्टडी ऑफ कंपनी का प्रॉपर्टी, कंपनी की प्रॉपर्टी की कस्टडी। अभी बताया जस्ट वाइंडिंग अप का ऑर्डर या प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट होता है तो इमीडिएट टेक इनटू हिज कस्टडी, ठीक है, ऑल प्रॉपर्टी इफेक्ट्स एंड एक्शनेबल क्लेम्स। तो जितनी भी प्रॉपर्टी, कोई भी इफेक्ट्स और या फिर कोई भी एक्शनेबल क्लेम है वो ले लेता है। कॉम्पिटेशन ऑफ कस्टडी टाइम पीरियड, राइट। तो टाइम पीरियड क्या होता है, ऑल प्रॉपर्टीज एंड इफेक्ट्स ऑफ द कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी द कस्टडी ऑफ अ ट्रिब्यूनल फ्रॉम डेट ऑफ एन ऑर्डर ऑफ बाइंडिंग अप। जैसी बाइंडिंग अप का ऑर्डर पास हुआ उसके जो है क्या नाम है
तभी से जो है वही टाइम है कि वो कस्टडी में ले लेते हैं। ट्रिब्यूनल ऑर्डर टू पे डिलीवरी एक्सेट्रा एनी मनी प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। ट्रिब्यूनल आफ्टर मेकिंग अ वाइंडिंग अप का ऑर्डर, जब वाइंडिंग अप का ऑर्डर दिया, रिक्वायर एनी कॉन्ट्रीब्यूटरी ट्रस्टी एजेंट ऑफिसर, किसी भी ट्रस्टी एजेंट ऑफिसर पे कोई भी पेंडिंग अमाउंट है, टू पे डिलीवर सरेंडर ट्रांसफर विद इन सच टाइम द ट्रिब्यूनल डायरेक्ट, कितने टाइम में आप ये ट्रिब्यूनल को वापस करो, राइट। तो कुछ भी टू पे डिलीवर सरेंडर, सरेंडर मतलब कुछ चीज कंपनी का रखा हुआ है ऑन उस पर्सन के पास, तो वो भी सरेंडर करो, ठीक है। नाउ एनी मनी प्रॉपर्टी बुक्स पेपर, अब देखो किस किस चीज को, सारी बुक्स प्रॉपर्टी पेपर, पेपर इन अ कस्टडी और कंट्रोल, अगर किसी भी पर्सन के पास है ना अगर पेपर भी, तो वो भी सारी चीजें। अगर आपका राइट टू लीन है, जो ऑडिटर के पास है कि आपने रख ली है, तो राइट टू लीन वाला भी एक्सरसाइज नहीं होगा, लीन वाली प्रॉपर्टी भी ट्रिब्यूनल मंगा लेगा कि ये भी दो, राइट। और फिर वो सुनेगा कि राइट टू लीन अगर हुआ भी है तो क्यों करा गया है, ये हम इसके बाद वाली क्लास में पढ़ेंगे। Now promoters, director, etc. to cooperate with company liquidator, ठीक है। और प्रमोटर, डायरेक्टर और जितने भी ऑफिसर्स वगैरह इन सबको कॉर्पोरेट करना पड़ेगा लिक्विडेटर के साथ, और अगर ये फेल हुए तो इनको इम्प्रिजनमेंट होगी 6 months या फाइन जो है 50,000 और बोथ। सेटलमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज एंड एप्लीकेशन ऑफ एसेट, अगर जो सेटलमेंट है, आप कैसे लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज और एप्लीकेशन ऑफ एसेट को कैसे सेटल करना है, तो ये ट्रिब्यूनल की ड्यूटी है कि सेटल लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज बनेगी एंड रेक्टिफिकेशन द रजिस्टर। रजिस्टर मतलब कि कोई हो सकता है बहुत पुराना जो है कॉन्ट्रीब्यूटरी हो जो अब तक रिफ्लेक्ट हो रहा हो और वह एक्चुअल में काफी टाइम से ना हो, तो अगर उसमें भी कुछ चेंजेस या रेक्टिफिकेशंस करने हैं तो वो भी रजिस्टर्स में अमेंडमेंट होंगी। नाउ अप्लाई द एसेट इन डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी, तो जो एसेट है, अप्लाई द एसेट मतलब एसेट को यूज करना है लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए, सिंपल है। कैश को पे करना है, लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए, एक ही बात है। तो अप्लाई ऑफ एसेट इन डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी। हु इज कॉन्ट्रीब्यूटरीज, कॉन्ट्रीब्यूटरीज हम किसे कहते हैं, प्रेजेंट मेंबर्स, जो आज के जो मेंबर्स है, और पास्ट मेंबर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अदर। अब जब हम इंटर आईपीसीसी में थे तो हमने सबने लिक्विडेशन पढ़कर आ रखे हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन तो आता था लिक्विडेटर का अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है। और एक 4 मार्क का क्वेश्चन जो कभी कभार आ जाता था 5-7 अटेम्प्ट में एक बार, जो लोग छोड़कर जाते थे, वो था पास्ट मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव। कॉन्सेप्ट क्या था कि जो भी 1 साल पुराने मेंबर्स हैं, ठीक है, उन सबको जो है क्या नाम है, अगर कोई अनपेड अमाउंट है, सपोज लाइबिलिटी लिमिटेड है और अनपेड अमाउंट है, और वो अपना शेयर्स किसी और को बेच देते हैं, किसी और को मेंबर बना देते हैं, अपने बिहाफ पे अपने शेयर्स बेच देते हैं कंपनी के, तो उन मेंबर से कॉल कर लिया जाएंगे वो जो अनपेड अमाउंट है वो वाले, कि या फिर वो अपनी मेंबरशिप छोड़ देते हैं कि हम अपनी मेंबरशिप छोड़ रहे हैं, और तो जो भी वो अनपेड अमाउंट है ना वो उन मेंबर से मांग लिया जाता है कि आप ये दे दो विद इन 1 ईयर। तो उस सब की लिस्ट बनती थी कि एक्चुअली इतना आउटस्टैंडिंग है और ये लोग इतना इतना पे करेंगे उस प्रपोर्शन में, दैट इज अ पास्ट मेंबर। पास्ट मेंबर मतलब जो 1 साल वाइंडिंग अप का कमेंस होने से 1 ईयर बिफोर वाले जो मेंबर्स थे। पर्सन लायबल टू कॉन्ट्रीब्यूट, कौन कौन से पर्सन हैं जो कंट्रीब्यूट करेंगे, लायबिलिटीज क्या होंगी, कंडीशन डिस्क्राइब द लायबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एसेट, तो कंडीशन दिखा रखी है, डिस्क्राइब द लायबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एसेट। मेंबर शेल नॉट लायबल टू कंट्रीब्यूट, मेंबर कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे इफ सीजेस टू बी अ मेंबर फॉर प्रीसीडिंग 1 ईयर और मोर। अगर सीज्ड, मेंबर कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे अगर वो सीज करते हैं टू बी अ मेंबर फॉर 1 ईयर और मोर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बाइंडिंग अप, बाइंडिंग अप होने से 1 ईयर और मोर से जो है मतलब मोर देन 1 ईयर वो सीज कर गए हैं मेंबर होने से। नाउ मेंबर नॉट लायबल टू कंट्रीब्यूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेट और लायबिलिटी, कोई भी डेट या लायबिलिटी अगर हो रहे हैं तो तब भी मेंबर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके जाने के बाद हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर ही सीज टू बी अ मेंबर। नाउ मेंबर लायबल टू कंट्रीब्यूट, मेंबर कंट्रीब्यूट करेंगे व्हेन प्रेजेंट मेंबर अनेबल टू सेटिस्फाई द कंट्रीब्यूशन, जब प्रेजेंट मेंबर नहीं दे पाए, अब भी डेफिसिट आ रहा है, तो ये जो पास्ट मेंबर्स हैं जो मोर देन जिनको लेस देन 1 ईयर हुआ है या इक्वल्स टू 1 ईयर हुआ है सीज टू बी अ मेंबर, वो लोग कंट्रीब्यूट तब करेंगे। सेकेंड नंबर पे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स, तो लिमिटेड। नाउ सेक्शन 286 ऑब्लिगेशन ऑफ डायरेक्शन एंड मैनेजर्स,
ठीक है। ऑब्लिगेशंस ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजर्स, डायरेक्टर और मैनेजर्स की क्या क्या ऑब्लिगेशन है इन केस ऑफ अ लिमिटेड कंपनी, डायरेक्टर और मैनेजर हुज लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। ठीक है, अगर लिमिटेड कंपनी के अंदर है डायरेक्टर और मैनेजर की ऑब्लिगेशन, राइट, डायरेक्टर और मैनेजर। ठीक है, अगर लिमिटेड कंपनी है तो डायरेक्टर और मैनेजर जिनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, इसमें भी ये लिखो डायरेक्टर मैनेजर हुज लायबिलिटी इज अनलिमिटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट शेल इन एडिशन टू हिज लायबिलिटी, अपनी लायबिलिटी के एडिशन में कंट्रीब्यूट करेंगे फर्दर पर्सन सीज टू होल्ड ऑफिस फॉर अ ईयर और मोर, सेम सीज टू होल्ड ऑफिस फॉर अ ईयर और मोर, not liable to contribute any debt or liability after he cease to hold the office, अगर उन्होंने ऑफिस ही नहीं होल्ड कर रहे तो किसी लायबल नहीं है कंट्रीब्यूट करने के लिए। पर्सन नॉट लायबल अनलेस ट्रिब्यूनल डीम इट नेसेसरी टू सेटिस्फाई द डेट एंड लायबिलिटी, अब पर्सन लायबल नहीं है जब तक जो है उसको डेट या लायबिलिटी सेटिस्फाई नहीं, मतलब मेंबर्स जो है क्या नाम है सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, तब उसके बाद उसका नंबर आता है सेकंड नंबर, कंट्रीब्यूट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द डेट एंड लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी एंड द कॉस्ट चार्ज एंड एक्सपेंसेस ऑफ द वाइंडिंग अप, तो जो कॉस्ट और जो चार्जेस हैं उसमें वो कंट्रीब्यूट करेंगे। नाउ सेक्शन 287 एडवाइजरी कमेटी, एडवाइजरी कमेटी इंपॉर्टेंट है, एक बार समझ लो। ट्रिब्यूनल ऑर्डर टू फॉर्म एडवाइजरी कमेटी, ट्रिब्यूनल कहेगा एडवाइजरी कमेटी बनाना टू एडवाइज कंपनी लिक्विडेटर, कंपनी लिक्विडेटर को एडवाइज करना, मतलब एडवाइजरी कमेटी में होते कौन है, क्रेडिटर्स और कॉन्ट्रीब्यूटरीज, ये लोग अपनी विशेष लिक्विडेटर को बताते हैं, अकॉर्डिंगली जो है लिक्विडेशन का ड्राफ्ट रेडी होता है, तो इसलिए ये क्या हो गए एडवाइज करते हैं। Composition 12 members, creditors and contributors and such other person, ठीक है, such other person, conduct of a meeting, meeting कब conduct करेंगे, ऑर्डर करेंगे लिक्विडेटर को 7 डेज जो है कंडक्ट जो है मीटिंग क्रेडिटर्स और कॉन्ट्रीब्यूटरीज की, तो जब भी वाइंडिंग अप का ऑर्डर आएगा तो लिक्विडेटर विद इन 7 डेज ऑफ अ वाइंडिंग अप का ऑर्डर मीटिंग देगा, मीटिंग में क्रेडिटर्स और कॉन्ट्रीब्यूटरी, अब 7 डेज 2 बार आ गए हैं, जब लिक्विडेटर अपॉइंट होता है उसके 7 डेज के अंदर वो अपनी इंडिपेंडेंस बताता है, ठीक है, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट शो करता है, ठीक है। अगर ऑर्डर हुआ है वाइंडिंग अप का तो उसके भी 7 डेज के अंदर क्या कराएगा, मीटिंग कराएगा क्रेडिटर्स और कॉन्ट्रीब्यूटरीज की। राइट टू इंस्पेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और जो बाकी के जो अदर डॉक्यूमेंट्स है लिक्विडेटर का राइट है, इवन ट्रिब्यूनल का भी राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर लिक्विडेटर को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। कंपनी लिक्विडेटर शैल बी ए चेयरपर्सन ऑफ द एडवाइजरी कमेटी, कंपनी लिक्विडेटर जो है चेयरपर्सन होता है एडवाइजरी कमेटी का, इवन क्रेडिटर्स और कॉन्ट्रीब्यूटरीज भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं, तो तीनों कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है। सेक्शन 288 के सबमिशन ऑफ पीरियोडिकल रिपोर्ट टू ट्रिब्यूनल, अब ट्रिब्यूनल ने वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे दिया, मीटिंग करा दी, अब वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ट्रिब्यूनल को कैसे पता लगेगा, ट्रिब्यूनल तो हेड है सबका, तो ट्रिब्यूनल क्या करता है टाइम टू टाइम जो है रिपोर्ट्स मांगता रहता है कि बताओ कितनी प्रोग्रेस है, तो रिपोर्ट जो है वो एंड ऑफ ईच क्वार्टर जाएगी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म और मैनर के अंदर। On application made by a company liquidator to review the order of a tribunal and make modification as it think fit, तो जो एप्लीकेशन है वो कौन बनाएगा, कंपनी लिक्विडेटर, ठीक है, टू रिव्यू द ऑर्डर ऑफ एंड मेक मॉडिफिकेशन इन इट, तो जो भी क्या नाम है मॉडिफिकेशंस करनी होगी, सपोज करो एक लेवल तक पहुंच गए और उस लेवल पे लिक्विडेटर ने ड्राफ्ट दिया बनाकर, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि लिक्विडेटर ड्राफ्ट देता है रिपोर्ट का बनाकर, ठीक है, तो जब वाइंडिंग अप कमेटी फॉर्म हुई थी उस टाइम पे जो फर्स्ट क्लास के अंदर, तो जब क्या नाम है जो रिपोर्ट तो ट्रिब्यूनल जो का ऑर्डर होता है उसको मॉडिफाई भी कर सकता है ट्रिब्यूनल एट इट्स ओन डिस्क्रिशन, या फिर उसको सेट असाइड कर सकता है या कंफर्म कर सकता है, ये चीज थी ना, तो यही है कि जो लिक्विडेटर का जो भी इसने ड्राफ्ट बनाया उसको रिव्यू करेगा और ऑर्डर करेगा और मेक मॉडिफिकेशन एज इट थिंक फिट्स, और मॉडिफिकेशन बना सकता है। पावर एंड ड्यूटी ऑफ द कंपनी लिक्विडेटर, तो पावर क्या है और ड्यूटी क्या है, पावर कैरी ऑन अ बिजनेस, बिजनेस को चलाना, ठीक है, तो लिक्विडेटर अपॉइंट करा तो लिक्विडेटर हेड हो जाएगा, चेयरपर्सन हो जाएगा और वही रन करेगा कंपनी को अंडर द कंपनी सील, जो जितने भी एक्ट्स और एग्जीक्यूशन और डीड्स जो भी होंगी वो सब कंपनी के सील के अंडर होंगी, एंड टू सेल
जब हम लिक्विडेटर्स अकाउंट बनाते थे तो लेफ्ट साइड पे जो है पेमेंट का होता था कि इतना इतना हमने रिसीव करा है, और राइट साइड पे पेमेंट का होता था कि इन इन लोगों को हमने पेमेंट करा है। जब हम रिसीव किस चीज से करते थे, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करके, ठीक है, या फिर ये भी ऑप्शन हो सकता है कि आप पूरा का पूरा बिजनेस सेल कर दो गोइंग कंसर्न में, एंड रेज एनी मनी ऑन कंपनी सिक्योरिटी, और कंपनी की सिक्योरिटी पे अगर कोई मनी मिलता है तो वो रेज कर सकता है, ठीक है ना। सूट्स अगेंस्ट द कंपनी को डिफेंड करेगा, ये लिक्विडेटर का काम है, डिफेंड करना। सेटल क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स एम्प्लॉयज एंड अदर्स, तो क्रेडिटर्स एम्प्लॉयज और अदर्स के ने जो क्लेम्स दिए हैं उन सबको भी सेटल करने का काम है। टू इंस्पेक्ट द रिकॉर्ड एंड रिटर्न ऑफ अ कंपनी, कंपनी के रिकॉर्ड्स और जो रिटर्न है उन सबको इंस्पेक्ट करेगा। टू ऑब्टेन प्रोफेशनल असिस्टेंस फ्रॉम एनी पर्सन टू डिस्चार्ज लायबिलिटी, और किसी भी पर्सन से प्रोफेशनल असिस्टेंस ले सकता है, सीए सीएस लॉयर, ठीक है, अपनी कोई भी लायबिलिटी। टू टेक ऑल सच एक्शन स्टेप्स, साइन वेरीफाई पेपर डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, तो सारे के सारे जो एक्शन स्टेप्स ले सकता है जो पेपर डीड्स और डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराने के लिए। फॉर बाइंडिंग अप ऑफ एसेट, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एसेट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन फंक्शन ऑफ अ कंपनी लिक्विडेटर। नाउ सारे के सारे एक्शन स्टेप्स जितने भी होंगे वो पेपर पे, डीड्स पे, डॉक्यूमेंट्स पे वेरीफाई करेगा। बाइंडिंग अप करने के लिए एसेट का, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट इन डिस्चार्ज ऑफ एसेट, मतलब कंपनी को बाइंड अप, मतलब या एसेट को बाइंड अप करने का, या डिस्ट्रीब्यूशन एसेट हो सकता है कि कई सारे जो लोग हैं वो एसेट ही ले जाएं कि हमें कार दे दो, हमें कुछ और दे दो, ये हम यूज कर लेंगे, पैसे ना लेकर जाए। इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन इन फंक्शन एज कंपनी लिक्विडेटर, ठीक है, तो वो जितने भी एक्शंस लेगा वो एज अ कंपनी लिक्विडेटर लेगा, ठीक है। एंड पावर अंडर ट्रिब्यूनल, और उसकी पावर जो है अंडर द हैंड्स ऑफ ट्रिब्यूनल होती है, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल मेन है, उसके बाद वो सारी की सारा जो सब बनाता है वो लिक्विडेटर को बनाता है, लिक्विडेटर सारे काम करता है, लेकिन स्टिल उसकी पावर रिस्ट्रिक्ट जो है वो ट्रिब्यूनल कर सकता है, ठीक है। अब ये हो गया लेक्चर यहाँ पे खत्म। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है एंड यू फाइंड द चैनल हेल्पफुल, देन प्लीज डू सब्सक्राइब